सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग रेट लॉ। इसको फटाफट से छापो, स्टार्ट ये पॉइंट, और थोड़ा इंतजार करो, अभी आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो धीरे धीरे क्लियर होंगी। इसको छापो, फिर इसके आगे बाद इसको छापना। पहले छापो इसको। अब तो जीवन में बहुत बड़ा कष्ट हो गया कि एक्स और वाई है, तो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो छापो इसको, रखो, संयम रखो, अभी नहीं पता एक्स और वाई क्या है, संयम रखो, अभी क्वेश्चन अपना कलेक्ट करके रखे रहो, थोड़ी देर बाद पूछना। कोई बात नहीं, थोड़ा जगह छोड़ दो, इसको छापो फटाफट से। सबसे बड़ा जीवन में तो जहर डाल दिया है एक्स और वाई, पता नहीं क्या ही चीज है। पहले कितने खुश हुआ करते थे, जो स्टोसियोमेट्री उसको फटाक से चढ़ाए, आगे बढ़ गए। अब तुमको पते नहीं है और बता भी नहीं रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने जाएंगे एग्जाम में, करो जल्दी। जब अनइक्वल हुआ किसी केस में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोसियोमेट्री में कितने का अप्रोक्स डिफरेंस होगा, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा? कुछ भी हो सकता है सिद्धांत, नो आइडिया, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि स्टोसियोमेट्री 10 हो और ऑर्डर 2 हो, पॉसिबल है। क्वेश्चन में देगा, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है या उसका पावर क्या चढ़ेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा क्या चढ़ेगा। बस देख के लगता है बहुत टफ सा है महावाहियात सा। चलो छाप लिए सबने? तो ये ध्यान रखना कि एक्स और वाई जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है वो हो सकता है कि ए बी के बराबर हो, वो हो सकता है ना भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते। मोल्स के फॉर्म में दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, पता नहीं किस फॉर्म में देगा, जो देगा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सबने? रेट लॉ फटाफट से छापो। ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन के लिए मैं नीचे में रेट लॉ लिख दे रहा हूं, किसी को तकलीफ हो तो मुझे बता देना। कोई सिंपल रिएक्शन ले लिया, ठीक है, मुझे नहीं पता कोई भी रिएक्शन कैसे भी हो सकती है, ठीक है। सो एक कोई सिंपल सा रिएक्शन ले लिया, मान लो रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो कोई एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है, सो हम यहाँ रेट क्या लिखेंगे, रेट लिख सकते हैं ना, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू, रेट लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, सो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर ओ लिख लेता हूँ आपकी बात, ओ देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तो इसको ध्यान रखना, बड़े से रिएक्शन के लिए लिख लिया, ये तो छोटा सा रिएक्शन है। के का यूनिट क्या होगा, कोई डिस्कशन नहीं किया है अभी तक के यूनिट के बारे में, अभी के को मैंने दूर रखा है, सिद्धांत के को दूर रखा है, के यूनिट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है अभी तक, जब होगा तो देखेंगे। छापो इसको।
नीचे वाला रेट लॉ का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो आपने पीछे लिखा था ना वो बड़ा सा फॉर्म था, जनरल रिएक्शन के लिए था, ये एक प्यारा सा छोटा सा रिएक्शन के लिए। मान लो आर गिविंग पी है तो उसके लिए रेट लॉ लिख दिया। वो ओ है वो जीरो नहीं है, ध्यान रखना ऊपर में, उसको जीरो मत समझ लेना भाई, ये ओ है ओ। चाहो तो यहाँ एक्स मन करे तो एक्स लिख लो। ओ ही क्यों लिखा है? ओ इसलिए लिखा क्योंकि पावर में ऑर्डर आता है, हमने जस्ट अभी बोला ना कि वहाँ ऑर्डर आता है, जो ऊपर में एक्स और वाई है दैट इज ऑर्डर, तो यहाँ पे एक अकेला है तो वो ऑर्डर हो गया, इसलिए वो लिखा। सबसे बड़ा जीवन में जहर तो ऑर्डर नहीं बोया है। पहले कितने हंसी खुशी थे स्टोसियोमेट्री लगा के, अब ये ऑर्डर कौन सा जहर है पता नहीं। तो जरा इस पे गौर छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? छापो छापो छापो, जल्दी छापो। ये रेट लॉ और ये लॉ ऑफ मास एक्शन एक जैसे हैं दोनों। 99% केस में सेम रहेगा बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब अपने पास कहानी क्या है कि यार ये जो एक्स और वाई है जो एक्सपेरिमेंटली बोल रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए, ये इस जहर को कैसे निकाला जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये क्या चीज है, ये किस पे डिपेंड करता है, कैसी कहानी है, तो जरा उस पर गौर फरमाते हैं। ठीक है, सो उस भाई साहब को बोलते हैं एक्स और वाई का जो सम है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, समझो इस चीज को। सो बोलता क्या है कि सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन लिखा था, ये जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, इसमें जो रिएक्टेंट्स का पावर का जो सम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता क्या है कि इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन में उनके कॉन्सेंट्रेशन का पावर का सम। अब आगे क्या बोलता है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ये वाली जो कहानी थी, दिस इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। थोड़ा आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, अभी परेशान नहीं होना एलिमेंट्री वर्ड पे, फिलहाल के लिए चिल होके लिख लेना बस इसको। नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस अभी लिख लेना, आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन H2O जो पास किया जाता है, तो इसको बस सीधा छाप लो, डिटेल्स इसके आगे पढ़ने वाला है, इसको छाप लो। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। बस ऑर्डर के लिए ये इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर क्या चीज है, तो जो पावर में चीजें लगाई थी हमने दैट इज सिंपली ऑर्डर, बाकी कुछ नहीं है। छापो इसको। अच्छा रुको एक मिनट, इसको छोड़ दो, ऊपर वाला बस छापो, जब इसको समझा दूंगा तो ही छापना, वरना रोना गाना मचाओगे। पहले इसको छाप लो, ऑर्डर का डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा आगे समझा देता हूँ, समझा दूंगा तो छापना, अभी छोड़ दो, रुक जाओ। बस ऑर्डर लिख लो कि ऑर्डर है क्या। छाप लिए, एक ही लाइन लिखना था, लिख लिए। रुक जाओ, इसको मत छापना अभी। कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और भी समझ लेते हैं, तब इसको छापा जाएगा। डन है, चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को जरा गौर फरमाना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि बताइए इसमें इस जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा।
इस वाले में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फटाफट से। आपको लिख के दिया है, कोई टेंशन नहीं है जीवन में, फटाक से बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सो भैया यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1+2, 1/2 + 3/2। तो ये कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया ऊपर वाले में? 3/2 + 1/2 कितना हो गया भैया? 2 हो गया। चलो तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। नीचे वाले में कितना हो गया ऑर्डर? जल्दी बताओ नीचे वाले में। 1/2। सो यहाँ से दो चीजें हमको देखने को मिलती है, ये 2 और ये 1/2। एक और भी चीज हमको यहाँ निगेटिव देखने को मिलता है। सो यहाँ से एक चीज लिखा रहा हूँ, आगे भी लिखाया जाएगा, ये आगे भी मिलेगा, और अभी लिखा रहा हूँ, नोट बना के लिखना है इसको। नोट बनाओ और लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, order of reaction can be integer or fraction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर या फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। √3 √4 ये सब नहीं होगा, लेकिन -1/2, 1/2, 0 ये सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0, 1, -1/2, 2, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, 0, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज यहीं पे नोट में आगे कंटिन्यू करके, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या प्रोडक्ट दे रहा, मैं इतना मेहनत क्यों करूं। ठीक है, मैं यहाँ रेट लॉ कैसे लिखूंगा? तो मैं बोलूंगा कि रेट लॉ कुछ ऐसे होगा, रेट इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है यही लिखेंगे। सो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे? सो बोलोगे कि ये x + y होगा, लेकिन यहाँ अकेला x और अकेला y क्या चीज है? सिर्फ x और सिर्फ y को क्या बोलोगे? तो इसके लिए देखो क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कुछ इस तरीके से कि ऑर्डर, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो x होगा। और उसी तरीके से हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो ये y होगा। और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? सिंपली बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो x + y होगा। सो इस बात को ध्यान रखने वाला है कि a का पावर x का मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b, और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ? तो x + y। इस पूरे कहानी को नोट में छापो फटाफट से। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक समस्या है, एनसीईआरटी में बोलता क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे बोलेगा कि होल नंबर 0 और फ्रैक्शन, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वहां ये क्लियर नहीं होता कि निगेटिव वाला इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। निगेटिव ऑर्डर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और फ्रैक्शन लिखा है। छापो फटाफट से। ये सेम चीज आपको एक बार और लिखवाया जाएगा, सेम कहानी।
छाप लिया? चलो ठीक है। सो ये अपने पास तो कहानी हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिगार्डिंग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे क्या चलेगा। अब एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको लिखवा नहीं रहा, उसको ध्यान रखना। क्या है? मैंने स्टार्ट में एक बात बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर और कैटलिस्ट अगर नहीं बदलेगा तो के नहीं बदलेगा, ठीक है? टेम्परेचर कैटलिस्ट नहीं बदला तो के नहीं बदला, और ऑर्डर चूंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा रहा है, सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, किसी भी एक टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो एक फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आपने डिटरमाइन किया है। ऐसा थोड़ी है कि वो बदल जाएगा, वो टाइम के साथ बदल जाएगा, नहीं, ऑर्डर बदलने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, अब उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेशन इसका यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, अब उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेशन ए का 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, अगर टेम्परेचर को नहीं बदले हो तो ऑर्डर वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को बदल देने पे भी एक्चुअल में ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेट जो है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे के बदल जाता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई एक रिएक्शन है, उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर कर रहे हो, टेम्परेचर सेम है, मतलब उसका रेट एक्सप्रेशन जो है, उसका जो रेट लॉ है वो बदलने वाला नहीं है। रेट लॉ बिल्कुल एज इट इज लिखाया जाएगा, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन के बदलने से रेट लॉ नहीं बदलता। इक्विलिब्रियम याद करो ना, इक्विलिब्रियम में भी तो यही काम करते थे। क्या रेट बदल देते थे? क्या सारे टाइम में कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाता था? तो क्या हम यहाँ पावर वाली चीज को बदलते थे? क्या के बदलते थे? कभी नहीं। हम इनिशियल फाइनल कंडीशन लिखते थे, लेकिन हम इन चीजों को कभी भी बदलते नहीं थे। जो एक बार लिख दिया वो पूरे रिएक्शन में वैलिड है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना, इसमें कुछ लिखवाने वाली चीज नहीं। अब जरा आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो और मुझे फटाफट से बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट से मुझे आंसर मैसेज करो। बोलता क्या है कि रिएक्शन है पी ए गिविंग क्यू बी, जहां प्रोडक्ट मिल रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है इसका आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन है। बोलता है कि बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, ठीक है? कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही होगा? तो भैया हम कह सकते हैं, आंख बंद करते हुए हम कह सकते हैं, हमको पता है कि P और Q का सम जरूरी नहीं है कि M और N के बराबर हो, तो एक्सप्रेशन नंबर या ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको क्या पता कि क्या होगा। हम एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग रेट लॉ कि रेट लॉ लिखते कैसे हैं और वो किस पे डिपेंड करता है। जरा कुछ और भी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, बोलता क्या है कि बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, सभी आंसर दे देंगे। लेकिन अगर तुम इसको देखते हुए ऑर्डर बोलते तो क्या बोलते? यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो इसको देखते हुए तो तुम रेट लॉ लिखते, बोलते कि यहाँ इसको देखते हुए जो रेट लॉ होगा वो रेट लॉ एक्चुअली क्या होना चाहिए? तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी होना चाहिए। सो इसके हिसाब से तुम बोलते कि ऑर्डर तो 3 आना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ ये कितने अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी रेट लॉ लिख के दिया है। मतलब ये साबित हो चुका है कि भैया जरूरी नहीं है कि ये जो कहानी हो वो इसके बराबर हो। तो हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर नहीं हो। हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन देख के इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो मुझे फटाफट से बताओ कि इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3 होगा या कुछ और होगा? जल्दी से बताओ। 11/6। चलो ठीक है। सो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ देख के खटाखट से बता सकते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा?
11/6 होगा। चलो एक और भी क्वेश्चन है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? बिल्कुल सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह से बोला बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1/3 होगा। ए के रेस्पेक्ट में कितना होगा? तो 1/2 होगा। चलेगा? चलो तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मुझे फटाफट से यहां तक ऑर्डर की चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चंस देख चुके हैं, मुझे ये बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? यहां तक में कोई क्वेश्चन जो ऐसा लगता हो या कोई चीज जो समझ में नहीं आई है? स्टार्ट किए थे, बहुत रोना गाना था, क्वेश्चंस देख लिए, अभी भी किसी को तकलीफ है? ओ क्या हो गया? कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी रोना गाना मचाना है, हमको ऑर्डर वाली चीज में समस्या है, दिक्कत है? विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो राघवेंद्र। ए बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बिल्कुल किसी के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हो। बिल्कुल सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाबू, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में आए हैं। ठीक है चलो, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। बोलता क्या है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आयोडीन क्या होगा? बहुत टफ क्वेश्चन है यार, देखो तो मुझे जल्दी से बताओ तो आयोडीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन के रिस्पेक्ट में क्या होगा ऑर्डर? एक आंसर आया वो गलत है। चलो ठीक है, तो जरा देखा जाए किसका किसका आंसर क्या क्या है। ओके तो अंजन आंसर गलत है, निधि आंसर सही था, वैष्णवी गलत है, आशीष गलत है, शुक्ला गलत है, आनंद राज गलत है, कल्याणी सही है, ओजस्वी गलत है। मतलब ऑर्डर इक्वेशन दिया हुआ फिर भी हम ऑर्डर नहीं बता पा रहे हैं। तिवारी गलत है, आनंद सही है, आरीज गलत है, मीनू गलत है, सिद्धांत सही है, आद्या गलत है, रिया सही है, अंजन सही है, तिवारी गलत है। अभी बोल रहे थे ना कि टफ क्वेश्चन, कहाँ टफ क्वेश्चन है यार, ऑर्डर पूछा इक्वेशन देके, फिर भी देखो क्या रायता फैल चुका है। वैष्णवी गलत है, अंजन सही है, वैष्णवी सही है, मीनू गलत है, आनंद सही है, राघवेंद्र सही है, अंजन सही है, आनंद राज सही है। तो क्या किए हो, क्या किए हो बताओ? टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन दिया गया सेम पैटर्न पे, मुंह बना के चोखा जैसा बैठ गया। चलो देखो यहाँ पे रेट लॉ आपको ये दिया हुआ है, रेट लॉ में मुझे इतना सा बता दो कि कहीं इसमें आयोडीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आयोडीन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन टू द पावर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। 0 रहा होगा तभी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में, इसीलिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? आयोडीन के रेस्पेक्ट में। ये खोपड़िया में गया कि पार कर गया ये? हाँ जी बताइए जरा। वाह, ऑर्डर 2 आएगा, गजब, एक्सीलेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तो बता ही देंगे, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, ऐसा ही सब क्वेश्चन को तो हम हवा में उड़ा देते हैं। जल्दी बताओ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वाह कल्याणी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आएगा। निधि ठीक है, मतलब अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ गधेड़ो, 1 1 0 तीनों को सम करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2। ठीक है चलेगा, और आयोडीन के रेस्पेक्ट में 0। ठीक है चलो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करो, सोचो जरा। बोलता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब देखो ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है। अब तुम सोचो कि रेट लॉ कैसे लिखोगे, ये 2 पावर में चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे, तुम सोच लेना। लेकिन डेटा समझो, बोलता क्या है कि रेट ऑफ इक्वेशन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड। बोलता है कि Cl2 के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया, एंड इट बिकम्स 8 टाइम। जब बोलता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Cl2 आर डबल,
जब दोनों को डबल किया तो 8 गुना हो गया, सिर्फ Cl2 को डबल किया तो 2 गुना हो गया। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सोचो, कोई बुद्धि लगाओ, अपना अपना बुद्धि लगाओ और सोचो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। और दोनों को रेस्पेक्ट में बताना है, NO के और Cl2 के रेस्पेक्ट में। चलो पार है कहानी। डेटा को गौर से देखो, डेटा को गौर से देखो तो समझ में आएगा। हमको नहीं पता इस रिएक्शन से कि भैया ऑर्डर क्या आएगा, हमको नहीं पता। हम नहीं बोल सकते कि 2 चढ़ेगा 1 चढ़ेगा। हम ये तो लिख ही सकते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 होगा, सॉरी NO टू द पावर X होगा। देखते हैं राघवेंद्र बाबू। और Cl2 का Y होगा। हमको नहीं पता, हमने लिख लिया। हमको क्या पता क्या होगा, नहीं होगा, हमने लिख लिया, चलो ये होगा। अब गौर से देखो, डेटा पकड़ो इसका। डेटा क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। ये डबल हो जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 को डबल किया जाए। Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, NO को कुछ नहीं किया, Cl2 को डबल किया। चलो सो मैं इसका R1 लिखता हूं। पहले तो इनिशियल लिखता हूं, जब Cl2 का NO का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रहा हो, तो मैंने मान लो कि मैं इसी कहानी को R1 मान लूं। इनिशियल रेट क्या होगा? सो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर X Cl2 टू द पावर Y। बोलता क्या है कि अब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट क्या होगा? तो R2 इक्वल्स टू K इंटू NO के कॉन्सेंट्रेशन को तो वैसे ही छोड़ दिया है, Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो 2 इंटू Cl2 कर दिया टू द पावर Y। ये डन है क्या? अब बोलता क्या कि जैसे ही Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है, भाई साहब आपके पास जो रेट है वो रेट भी क्या हो गया है? तो रेट जो है वो डबल हो गया है। मतलब ये जो R2 है वो एक्चुअल में किसके बराबर हो गया? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R2 इक्वल्स टू 2R1 हो गया। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है? इनिशियल रेट था R1, ठीक है। अब बोलता है कि Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट हो गया R2, और R2 जो होगा वो 2R1 के बराबर होगा। कोई रोएगा इसमें? कोई रोना गाना मचाना चाहता है? एक्स वाई के टर्म में कैसे आ जाएगा अंजन बाबू? जरा देखते हैं एक्स वाई के टर्म में कैसे आता है। बोलता क्या है कि Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। यही बोला है ना? देखो स्टेटमेंट को। यहाँ बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज डबल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल। Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। डन है? तो ये डबल किया तो रेट डबल हो गया। मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या? 2R1 इक्वल्स टू K इंटू, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। चलो, अबे यार क्या है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ K इक्वल्स टू NO का पावर X और 2Cl2 का पावर Y। ये लिख लो तो कोई रोएगा क्या? जल्दी बताओ मुझे, कोई तकलीफ है किसी को? ये इक्वेशन 1 है रेट 1, ये इक्वेशन 2 है रेट 2। दोनों को डिवाइड मारो फटाफट से, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड मारो तो जल्दी से इक्वेशन, इसको 2 मान लो। अब इस वाले को उतार देता हूँ, ठीक है। दोनों को डिवाइड मारो तो क्या पता चलता है? पता चलता है कि R1 अपॉन 2 R1 इक्वल्स टू K NO का पावर X Cl2 का पावर Y डिवाइडेड बाई K NO का पावर X और 2Cl2 का पावर Y। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ये गया, ये गया, ये गया। सो हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि 1/2 इक्वल्स टू आ गया है। क्या आ गया है? सो 1/2 इक्वल्स टू आ चुका है। ध्यान देना यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू आ चुका है Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर Y और यहाँ पे 2Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर Y। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये Y की वैल्यू क्या रही होगी कि ये 1/2 आएगा? अरे Y की वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा। Y की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये 1/8 आ जाएगा। Y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब डेफिनेटली यहाँ Y की वैल्यू क्या रहा होगा? 1 रहा होगा।
इस y की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो ये 2 बाहर आएगा और ये 1/2 के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकाल लिए, देयरफॉर यहाँ एक कंक्लूजन तो निकाल लिए कि y की वैल्यू 1 होगी। कोई रोना चाहता तो अभी रो लो, बाद में रोगे तो दांत तोड़ दूंगा मैं। कोई रोना चाहता है तो अभी रो के मुझे बता दो कि भैया हमको अभी समझ में नहीं आया, y की वैल्यू 1 कैसे आ गई, हमको समझ नहीं आया। कोई ऐसा है जो रोना चाहता है? कोई नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन को लेते हुए। अब आगे कहता है, ध्यान से देखो, अब बोलता क्या है, चलो डबल हो गया एंड अब आगे की कहानी, इट बिकम्स 8 टाइम, ये 8 गुना रेट हो जाएगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनो जो है और Cl2 जो है दोनों को डबल कर दिया। मतलब एनो का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल और Cl2 का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल, तो रेट जो है वो 8 गुना हो जाएगा। सो मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। रेट जो है 8 गुना, मतलब 8R1 इक्वल्स टू, सीधे लिख रहा हूँ 8R1 इक्वल्स टू K इंटू 2NO to the power X and 2Cl2 to the power Y। कोई रोएगा अभी भी? किसी को रोना है तो अभी रो लो, बाद में रोगे तो दांत तोड़ दूंगा। ठीक है, सो ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ चुका है कि बोलता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया Cl का और NO का भी डबल किया तो रेट 8 गुना हो गया। पहले वाले से मारो डिवाइड दोनों को। सो बाई डिवाइडिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करके देखो भैया कहानी क्या होता है। सो क्या हुआ है, 8R1 अपॉन R1 इक्वल्स टू K concentration of 2NO to the power X 2Cl2 to the power Y divided by K concentration of NO to the power X concentration of Cl2 to the power Y। यही कहानी है अपने पास। अब सोच के देखो भैया यहाँ क्या क्या गया, ये R1 गया, ये K गया। अच्छा, एक चीज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ Y की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं ना, इस Y की वैल्यू 1 पुट करो। ये Y किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलो भैया Y जब 1 के बराबर है तो अपने जीवन का कष्ट कुछ तो निवारण हो चुका है। 2NO का कॉन्सेंट्रेशन 2NO टू द पावर X 2Cl2, सीधे 1 पुट कर दिया, Cl2 को बाहर निकाल दिया, काम खत्म, इतना लोड ही नहीं लेना। तो 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 ऐसे लिख दो, ब्रैकेट से बाहर निकल गया, ये पावर में 1 है। NO कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर X और यहाँ पे ये है Cl2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। हमको पता है 1 होगा, बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से ये Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन दोनों कैंसल, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, इधर क्या आएगा, 8/1 आएगा। इस 2 को उठा के इधर पटक दो, तो ये 8/2 इक्वल्स टू हो गया 2NO का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर X और NO का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर X। अब भैया मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू जो है ये अपने पास कट कुटा के 4 आ गई। अब मुझे तुम ये बताओ कि 4 लाने के लिए इस X को कितना होना पड़ेगा, 2 को बाहर आने पे 4 बनना पड़ेगा, 2 को बाहर आके 4 बनना पड़ेगा। मतलब हमको यहाँ से एक चीज पता चल गई, यहाँ से हमको एक चीज पता चल गई कि X की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब X की वैल्यू 2 होगी, Y की वैल्यू 1 होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो हम यहाँ नहीं बोल सकते कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सीधे कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3। और इसका अगर हमको रेट लॉ लिखना पड़े तो रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, हम रेट लॉ भी इसका लिख सकते हैं और रेट लॉ लिखने में हमको तकलीफ नहीं है। हम फटाक से बोलेंगे NO टू द पावर 2 और Cl2 टू द पावर 1। वो अलग बात है, किस्मत से स्टोसिमेट्री के बराबर आ गया। समझ आया क्या कहानी, कैसे सॉल्व हुआ? किसको किसको समझ नहीं आया जरा हाथ ऊपर कर दो, किसको किसको समझ नहीं आया जरा हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, कोई ऐसा जो रोना चाहता है, इससे बेकार का गणित क्या होगा। ठीक है,
सो हमको पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल गया K × NO2 to the power 1 Cl2 to the power 1। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। पहली चीज, एक्सपेरिमेंट करके कैसे ऑर्डर निकला पता चल गया। अरे किसी को डिवाइड कर सकती थी कल्याणी, कोई मना नहीं है, तो किसी को डिवाइड करके निकाल ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से एक चीज पता चली कि रेट लॉ हम कैसे एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, थियरी देख के नहीं निकालते। किस्मत से दोनों बराबर हो गया, वो बात अलग है। सो अब समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट का रोल क्या है, कैसे है। अब एक्सपेरिमेंट में आपको डेटा दे देगा, पहले बोलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो था वो 0.1 था, बाद में जब उसको 0.2 किया तो रेट जो है वो डबल हो गया, बताओ कि एक्स कितना होगा। अरे यार ऐसे सोच के लगता है, देखो अब सीधे सोचो, कॉन्सेंट्रेशन डबल रेट डबल मतलब पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन डबल रेट अपने पास हो गया 4 गुना मतलब पावर 2, सीधे दिमाग में आ गया। अच्छा उसके रिस्पेक्ट में 2, उसके रिस्पेक्ट में 1, इतना थियरी करने की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा जो रोना चाहता है तो रो लो, और नहीं रोना चाहते तो छाप लो। अच्छा रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस पिछले वाले भी नहीं छापे हो ना? बोल तिवारी बोल। सर अभी जो कंक्लूजन दिए है ना पावर वाला, सर एक बार और बोल दीजिए। मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl को डबल किया तो रेट डबल हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डबल करने पे, डबल कोई चीज को दोगुना कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट भी दोगुना हो रहा है, मतलब क्या हो, जिसको दोगुना किया उसके पावर में क्या चढ़ा होगा, 1 ही रहा होगा। अगर इसको दोगुना करने पे ये 4 गुना हो जा रहा है, मतलब पावर क्या रहा होगा, 2। अब समझ में आया। अच्छा दोगुना करने पे ये वैसे के वैसे रह जा रहा है, मतलब पावर क्या रहा होगा, 0। डन है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को बदले और रिएक्ट, अगर आपके पास रेट जैसे बदल रहा है, सीधे डिटरमाइन कर सकते हो कहानी क्या है, चलेगा। इसमें बिना पेन पेपर के कर लेते, कैसे, Cl के रिस्पेक्ट में तो हमको पता चल गया ऑर्डर 1 होगा, NO के रिस्पेक्ट में कैसे निकाले, Cl को डबल किया तो रेट डबल होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था, मतलब अपने को हो सकता है कि 2 गुना होता, लेकिन 8 गुना हुआ है, मतलब NO के लिए क्या आया होगा, तो NO से आया होगा 4, Cl से आया होगा 2। अच्छा NO से 4 कब आता, जब पावर में 2 होता, ठीक है। तो टोटल पावर अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल पावर तो सीधे भी बता सकते थे 3 आएगा। चलो करो फटाफट से इसको छापो। टिक इज नाइस, अच्छा ट्रिक, ओके। अब ये डेटा दे के पूछ सकता है, वेरिएबल दे के पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट इसका लगा था ना बड़ा भारी भरकम सा ऑर्डर है, पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो ये कितना वाहियात है। छापो जल्दी से। छाप लिया सबने? कोई ऐसा इसका छापना बाकी है? पिछले वाले सारे क्वेश्चन छाप लिए हो क्या? पिछले वाले सारे क्वेश्चंस कोई ऐसा जिसने नहीं छापा हो तो मैं पिछले वाले क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर दूं,
ऑर्डर वाला स्लाइड जो बाकी है, कौन सा बाकी है? नहीं छापे हो, छापो छापो छापो, रुको मैं पीछे करते जा रहा हूँ, छापो। पीछ वाले रिएक्शंस भी सारे छाप लो, कोई बात नहीं, छापो इसको फटाफट से, थोड़ा हाली हाली छापो, वक्त कम है अपने पास, काम बहुत सारा है। एक्सरसाइज 1, जितने क्वेश्चंस ऑर्डर बेस्ड आपके पास दिखेंगे उनको ट्राई कीजिएगा, मॉड्यूल का। कैसे छापे, क्या होता है? अच्छा जल्दी जल्दी टाइपिंग कम करो, छापो तेजी से। टीपीपी कब डिस्कस होगा? सॉल्यूशन का टीपीपी बोल रहा है अरीज? फ्राइडे बोला था क्या? फ्राइडे बोला था ना शायद। अच्छा कल ही फ्राइडे, ठीक है ना, कल ही डिस्कस करेंगे। और क्या, थर्ड एक्सरसाइज और टीपीपी दोनों। कल नहीं, कहाँ है, कहाँ है वैष्णवी, कल कहाँ है नहीं? छापो। हाँ जो कल हुआ था वही वही सॉल्यूशंस पे, कल हुआ था वही वही बोल रहा हूँ। देखो अगर कल डिस्कस नहीं होगा तो आई एम नॉट श्योर कि सैटरडे को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं, चलो कल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सैटरडे को करते, 4 क्लास, सैटरडे को 4 क्लास है। ठीक है सैटरडे को तो नहीं रखेंगे, सैटरडे को, सैटरडे संडे नहीं रखूंगा, संडे रखा जा सकता है, देखते हैं। छाप लिए? अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली संडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलो और ये हो गया, ये हो गया, ये इसको छापो फटाफट से और आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी छापो। नहीं सैटरडे संडे को क्लास, संडे को क्लास रख सकते हैं, बता दूंगा मैं अगली क्लास में, बता दूंगा, सैटरडे को बता ही दूंगा या उससे पहले बता दूंगा कि संडे को क्लास होगी क्यों नहीं। बीएसएस नहीं होगा, क्लास होगी कि नहीं बता दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली संडे को क्लास रखेंगे अपन। बहुत सारी क्लासेस छूटी हुई यार, तबीयत खराब, बहुत अच्छी खासी 5-6 क्लास छूटी थी ना, वो 5-6 क्लास। चलो ठीक है, छाप लिया सबने? ये छपा दिया, ये हो गया था, ये वाला छाप लिया था क्या? नोट तो लिखवा दिया था। चलो ठीक है, अब आते हैं अपन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो थोड़ी देर पहले कष्ट में थे। भैया रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे? हमको रेट लॉ पता है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, ठीक है। बस यूनिट डायमेंशन जो आपको बचपन में पढ़ाया गया, मान लो मुझे बोला गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, बोलता क्या है कि उसमें बताओ
रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, हमको नहीं पता रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। हम तो ये तो लिख ही सकते हैं आर गिविंग पी। चलो यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, तो रेट हम बोल सकते हैं ना, रेट क्या होता है भैया, सो रेट इक्वल्स टू होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 0। अब की बार 0 है ये, ठीक है, आर टू द पावर 0, ठीक है। अब बताओ, सिंपल यूनिट डायमेंशन इस्तेमाल करो, यूनिट डायमेंशन वाली कहानी, यूनिट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है अपने को, ठीक है। रेट का यूनिट क्या होता है, सो रेट का यूनिट याद करो कि रेट का यूनिट क्या बोलते थे, रेट का यूनिट बोलते थे मोलर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होता था रेट का यूनिट। तो बस मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट, के का यूनिट नहीं पता। अगर ऑर्डर 0 है तो इसका पावर 0, पावर 0 तो यहाँ कोई यूनिट ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ 1 आएगा। बेसिकली हम कह सकते हैं किसके बराबर है, के बराबर। सो के की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर वही बोलता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर फॉर वन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 1 होता ऑर्डर तो क्या कहते, हम बोलते कि भैया रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 1, ठीक है। कहानी बस वैसी चला लेनी है अपने को। तो हम यहाँ पे क्या बोल लेंगे, रेट की यूनिट तो हमको पता है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। कि हमको नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ दिया। रेट, रेट का ये सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, आ रहे कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसका यूनिट क्या होगा, सो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देखो ये दोनों दोनों कैंसिल हो गया, इधर दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो यहाँ के की यूनिट क्या आ गई, 1/सेकेंड आ गया, 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स बोल लो, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, के की यूनिट निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। फाइंड यूनिट ऑफ के फॉर गिवन रेट लॉ। एक रेट लॉ दे रहा हूं, बोला है कि बताओ इसका यूनिट, इसका के का यूनिट क्या होगा, ठीक है। सो आर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 0। बोलता है बता इसमें के की यूनिट क्या होगी, फटाफट से सॉल्व करो। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वैरी करेगा के का यूनिट, बिल्कुल वैरी करेगा, बिल्कुल वैरी करेगा, दिख रहा है हमको हर केस में अलग अलग आ रहा है। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो, तो इस क्वेश्चन को सबकी यूनिट लिख दो, जिसका इसका पता उसका लिखो, बस के की यूनिट निकल जाएगी। क्या बात है, बहुत लोगों ने लगता है बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो भैया यहाँ अपने को सोचना ही नहीं था, कैसे नहीं सोचना था, हमको दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हाफ और 0 मतलब 1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा तो उसका यूनिट तो जस्ट अभी देखा था, दैट इज 1/सेकेंड। सॉल्व कैसे कर सकते हो, सबकी यूनिट लिख दो, सबकी यूनिट लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, रेट का यूनिट मोल बाई लीटर सेकेंड, के का यूनिट नहीं पता, ए का यूनिट क्या होगा, मोल बाय लीटर टू द पावर 1/2, सो मोल बाय लीटर टू द पावर 1/2। सेम कहानी इसके लिए भी, सेम कहानी इसके लिए भी। अच्छा नहीं, सब लास्ट वाले के लिए तो कुछ नहीं होगा, 1 हो जाएगा। अब देखो को लिख ही देता हूँ पूरा, मोल बाय लीटर टू द पावर 1/2, इसके लिए 1, 1/2 ऐड होकर कितना हो गया, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 हो गया। सो ये पूरा कैंसिल हो गया इसके साथ, तो के की यूनिट आ गई 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। तो बेसिकली हम यहाँ ये चीज तो कह ही सकते हैं कि अपने पास जो के की यूनिट है, जो इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट है, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। सो वेरिएबल फॉर different order of reaction, different order of reaction। अब सोचो यहां से एक चीज आपके पास आ गई है, रुक जाओ आनंद, एक चीज आ गई, वो क्या आ गई, अगर आपको के का यूनिट पता है तो आप ऑर्डर बता सकते हो, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग होगा। जैसे 1/सेकेंड यूनिट दिखा तो दिमाग में खटाक से हिट किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मोल पर लीटर पर सेकंड दिखा तो सेकंड ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर पता करने का एक और तरीका, वो कहां से तरीका आया, के से आया। के का यूनिट पकड़ो,
फटाक से ऑर्डर डिटरमाइन कर लो कि ऑर्डर क्या रहा होगा, जल्दी से छापो इसको। अब यहाँ पे 3 के लिए देखो ये ऑर्डर दिया हुआ है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन तीनों के लिए बोला है यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, तीनों का ये दिया हुआ है कि क्या क्या यूनिट होता है। आप फटाक से आइडेंटिफाई कर लो कि ऑर्डर क्या होगा, जल्दी छापो इसको, और फिर ये तीनों एग्जाम्पल छापना, और किसी को तकलीफ हो तो पूछना। चलो मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, बोला आनंद। सर मतलब कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर 1 है तो उसका यूनिट 1/2 आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि ऑर्डर अगर 3 होगा तो उसका यूनिट 1/2 क्यों हो सकता है? नहीं होगा ना, कैसे होगा, कैसे तुम बोल रहे हो? ये देखो तो ऑर्डर 2 के लिए क्या ऐसा हुआ है क्या, 1/2 टू द पावर ऑफ -2 आया है? नो सर। फिर हर केस के लिए ऑर्डर अलग होगा, तुम सेकंड से देख के नहीं बता सकते हो कि यूनिट क्या आएगा, तुमको सोचना पड़ेगा। वैसे एक ट्रिक होता है इसका, एक ट्रिक है, बता दूंगा बट थोड़ा इंतजार करो। बोलो रिया। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ बाबू कर दिया। तो आपको ऑर्डर दे दे तो आप यूनिट बता सकते हो, आप यूनिट दे दे तो आप ऑर्डर बता सकते हो, दोनों चीजें बता सकते हो। बोलो तिवारी। सर आप बोले कि के का वैल्यू पता रहेगा तो के का यूनिट पता रहेगा तो ऑर्डर पता चल जाएगा। पता चल जाएगा सर तो वो तो ओवरऑल ऑर्डर पता चलेगा ना। तो ऑर्डर अगर तो उसी में ओवरऑल ही होता है, किसी के रेस्पेक्ट में तो बात की बात है ना, हम तो हाँ सर, ओवरऑल ऑर्डर पे ही मेन बात करते हैं। तो सर रिस्पेक्ट में अगर पूछा तो रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते, फिर रेस्पेक्ट के लिए वो एक्सपेरिमेंट वाली चीज चाहिए कि 2 गुना हुआ तो कितना टाइम हुआ, 4 गुना हुआ तो कितना टाइम हुआ। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो, और जब यूनिट ऑर्डर से रिस्पेक्ट नहीं बता सकता। नहीं, रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। और हमको मेन यही काम आता है, हमको रेस्पेक्ट वाली चीज की खास जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको कहीं बोला है ना, या ऑर्डर बोला है तो समझो पूरे रिएक्शन के लिए बोला है, ये किसी एक के रिस्पेक्ट में नहीं। चलो एक क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो तो। फॉर nth ऑर्डर, कोई भी nth ऑर्डर का रिएक्शन है उसके लिए k की यूनिट क्या होगी, फटाफट से डिराइव करो। फॉर nth ऑर्डर k का यूनिट क्या होगा? कोई भी जनरल n हो सकता है। छाप लिया सबने? चलो सो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डिराइव यूनिट ऑफ k फॉर गिवन rate law that is nth ऑर्डर। हमको नहीं पता कि ऑर्डर क्या, कोई भी जनरल ऑर्डर हो सकता है ना, ठीक है। सो मैं यहाँ मैं आपको रेट लॉ लिख के दे रहा हूँ, रेट लॉ इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n। जीरो वाले का पावर, जीरो वाले का ऑर्डर है क्या है, जीरो वाले का पावर नहीं समझा क्या बोल रहा है, ठीक है। बताओ, चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ तिवारी। अगर आपके पास पावर n है तो बताओ k की यूनिट क्या होगी, फटाफट से सॉल्व करो तो इसको। अगर पावर n है तो क्या होगी k की यूनिट? अंजन ऊपर वाला सही है, नीचे वाला भी आएगा सही लिखा है, बट मेरे को शायद क्लियर पता नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंजन, ठीक है। तिवारी पूछ ले बाबू क्या बोल रहा है, बोल। रहने दिए सर, बाद में ठीक है चलो।
सो अगर जनरल कुछ भी हुआ, जनरल कुछ भी हुआ, तो आप कैसे बताओगे nth ऑर्डर का, nth ऑर्डर का आप कैसे यूनिट बताओगे k का? तो चलो यूनिट अप्लाई करते हैं। r का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, k का यूनिट नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर, इसका भी पावर n और इसका भी पावर n, मैं दोनों को स्प्लिट करके लिख ले रहा हूँ। अब बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो बेसिकली आपके पास जो k की यूनिट आ गई, वो k की यूनिट कितनी आ गई, तो आप बोल सकते हो, यहाँ ध्यान दो, सो मोल इसका पावर 1 था और ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, सो ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखो तो किसी को तकलीफ ना हो तो, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, मोल अपॉन लीटर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई मोल टू द पावर n और यहाँ पे लीटर टू द पावर n, ठीक है। सो इस चीज को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में k बराबर लिख सकते हो, मोल का पावर देखो ध्यान दो 1 माइनस n, लीटर का पावर देखो ध्यान दो, लीटर का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का पावर माइनस 1। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है तो मुझे बता दो। देखो लीटर में क्या होगा, 1 माइनस n नीचे में लिखते, तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा n माइनस 1। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो मुझे बता दो कि हमको ये समझ नहीं आया। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो भाई, डन है? अरे नहीं, बहुत लोगों ने भेजा यार, बहुत लोगों ने सही भेजा है, मैंने बहुतों को नहीं बोला है, चिंता मत करो, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, मैंने बहुतों को नहीं बोला है कि आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर, वो पता ही नहीं चला था वो कैसे कैसे लिखा हुआ है, साइन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, पर हाँ मैक्सिमम लोगों ने सही भेजा है। तो ये अपने पास किसी भी जनरल ऑर्डर का हमारे पास क्या हो गया, के का यूनिट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो ध्यान दो, हम यहीं से नहीं बता लें, हमको बोला गया कि सेकेंड ऑर्डर होगा, तो मोल का पावर कितना हो जाएगा, ये इनकी वैल्यू 2 रखो, तो मोल का पावर -1, ठीक है। तो अब हमको एक चीज समझ में आ गया कि अच्छा हमको ऑर्डर पता करना है, के की यूनिट दी है तो हम कैसे पता करेंगे। देखो के की यूनिट में मोल का जो पावर होगा, किसी एक को पकड़ लो, तुम लीटर से भी सॉल्व कर सकते हो, मना नहीं है, मोल या लीटर किसी से सॉल्व कर लो, मैं मोल लेके चल रहा हूँ। सो मोल का जो पावर होता है वो 1 माइनस ऑर्डर के बराबर होता है, काम खत्म, बस सॉल्व कर लो खटाखट। तो कोई भी आपको दे दिया, अब इसमें क्वेश्चन में देखो कहाँ गया, इसमें मान लो बोला आपने को कि सेकेंड ऑर्डर वाला, अब सेकेंड ऑर्डर की यूनिट देखो ये -1 है, तो ये -1 डेफिनेटली किसके बराबर रहा होगा, 1 माइनस n के बराबर, यहाँ से n की वैल्यू निकाला तो कितनी आ गई 2, मतलब ये डेफिनेटली ये यूनिट किसका रहा होगा, सेकेंड ऑर्डर का रहा होगा। ये लॉजिक समझ में आ गया क्या सबको? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ऑर्डर से हम यूनिट या यूनिट से हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते? बोल तिवारी। सर अभी जो समझाया वो नहीं समझा। तुम एक बात बताओ, ये nth किसी भी nth ऑर्डर के लिए जो तूने निकाला, किसी भी nth ऑर्डर के लिए निकाला, तो मोल का पावर कितना आया, 1 बाई n, 1 माइनस n, मोल का पावर 1 माइनस n आ रहा है ना किसी भी nth ऑर्डर के लिए, मतलब मोल का जो पावर होगा वो 1 माइनस उस रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। अब मान लो हमको ये यूनिट दिया हुआ, ये यूनिट हमको इसका ऑर्डर निकालना है क्या होगा, सो मोल का जो पावर है -1 वो 1 माइनस ऑर्डर के बराबर रहा होगा। हाँ समझ गया, यहाँ से ऑर्डर पता चल गया क्यों, ठीक है, बिल्कुल डन है। तो यही आपका ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप ये पता करते हो कि किसी भी रिएक्शन का अगर यूनिट दे दिया तो ऑर्डर क्या होगा, मोल का पावर जो भी दिया हुआ है उसको 1 माइनस n से इक्वेट कर दो, काम खत्म। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इस पूरे कहानी में कहीं भी तकलीफ है तो बता दो। चलो इसको छाप लो, जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया इसको छाप लो फटाफट से। 0 हो सकता है ना, 1 माइनस 1 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था पावर, मोल का पावर 0 आया था ना, तभी तो 1 बाई सेकेंड लिखते थे, 0 आया था तो हमको लिखने की जरूरत नहीं। छापो इसको फटाफट से। फ्रैक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऑर्डर फ्रैक्शन तो क्यों नहीं, यूनिट फ्रैक्शन सब होगा। अरे नालायक क्या बोलता है, आज की क्लास समझ आ रही है, मतलब इससे पहले समझ में नहीं आ रहा था। चलो ठीक है छापो। आज की क्लास शुरुआत में ना सबसे अधिक कष्ट दी होगी, क्योंकि शुरू में ना पता ही नहीं चलता ऑर्डर क्या है, देख के लगता है अच्छा
अपने बोलते थे स्टोसियोमेट्री लगाओ, अपने बोलते हैं मत लगाओ। बोले क्लियर कर लीजिए लगाना है कि नहीं लगाना है। चलो ठीक है ओके ओके तिवारी, ठीक है समझ गया, मैं भावना समझ रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व जब होते हैं, ये बहुत नेचुरल सी फीलिंग है सबके लिए। क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जब चीज़ें नहीं होती तो कष्ट होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आज मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मज़ा आ रहा है क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है। नहीं वैसे ये टॉपिक सच में बहुत अच्छा है, मतलब अगर इसको मन से पढ़ो तो बड़ा मजेदार टॉपिक है, मजा आता है इसको करने में, ठीक है। चलो फटाक से बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जल्दी से बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट कांस्टेंट को देख के, रेट कांस्टेंट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है क्या होगा। ये तो महा फर्जी है, फर्जी नहीं वाहियात है, थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो डन है, हमको ये देख के समझ में आ रहा। अच्छा -1 ना लाए 2 होगा, ये कुछ नहीं है 0 होगा। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है, कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है तो मुझे बता दो कि हमको रोना गाना मचाना है, समझ में नहीं आया है। नहीं है, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब अपन आते हैं एक टॉपिक जिसको मैंने वहां छोड़ दिया था, ठीक है। दैट इज ऑर्डर के टाइम में मैंने बोला था आप उसको छोड़ दो, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक अपने पास है, दैट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब समझते हैं कि एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। ये बिल्कुल थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, बस थियोरी ध्यान रखना। सो बोला गया कि रिएक्शन जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या चीज है। सो बोलता है कि कोई रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलोगे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और कोई रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो तो बोलोगे कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। बिल्कुल राघवेंद्र, सेकंड वाले का 1 होगा। अच्छा 0 लिख दिया था क्या, ओ सॉरी यार, ठीक है भावना में बैठ के लिख दिया। हाँ सो अगर ऐसा है कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुआ तो वो एलिमेंट्री है, मल्टीपल में कंप्लीट हुआ मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो एलिमेंट्री नहीं है, ठीक है। चलो अब इसका मतलब तो कुछ भेजे में जा नहीं रहा है कि ऐसा क्या होता है। एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो किसी को, हाँ मान लो किसी को चावल बनाना है, चावल बनाना है, ठीक है, भात बनाना है, भात वो भी कुकर में, ठीक है। तो उसको करने का प्रोसेस क्या है, एक बार में पानी डालो, चावल डालो, गैस पे बैठा दो, पक गया हटा लो, डैश डन। एक स्टेप, पानी चावल गैस पे रख दिया, पक गया निकाल दिया, एक स्टेप में खेल खत्म हो गया। अगर किसी को पनीर का सब्जी बनाना है तो कैसे बनाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो उसमें भी क्या है, पनीर है, प्याज है, मसाला है, मोटे मोटे तौर पे ये स्टार्टिंग है, और एंड में पनीर का सब्जी है। लेकिन क्या ऐसा था कि सबको एक ही बार डाल दिया और सब्जी बनकर तैयार हो गया, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ठीक है। तो ऐसा था अपने पास कहानी की, अगर हमको पनीर का सब्जी बनाना है तो हमको पनीर के सब्जी को बनाने के लिए पहले मसाला तैयार करना पड़ेगा, एक स्टेप, पनीर फ्राई करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में फिर दोनों को मिक्स करके हमको रेडी करना पड़ेगा। मतलब ठीक है पहले पनीर फ्राई कर लो, फिर मसाला तैयार करो, उसमें पनीर को डालो और फिर सब्जी बनाओ। तो बेसिकली ये 3 स्टेप जा रहा है, ये एक स्टेप में नहीं जा रहा है। पनीर को फ्राई किया, मसाला को फ्राई किया, फिर पनीर डाल के सब्जी बनाया। सो क्या ये एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप है, नहीं मल्टीपल स्टेप है। उसी तरह से बहुत सारे रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के आप नहीं बता सकते कि एक ही बार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्ट करके हमको, रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दिए होंगे, या ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट किए होंगे तब जाके हमको प्रोडक्ट मिला होगा। हमको जब भी बोला जाता है पनीर की सब्जी तो हम कभी भी ये सोचने ही नहीं जाते, और हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि पनीर का सब्जी का मतलब पनीर लाओ, मसाला लाओ, प्याज लाओ, जो भी है रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल लो, पनीर की सब्जी मिल गई। बीच में क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई भी लेना देना नहीं है। सेम कहानी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की है।
कोई रिएक्शन जो एक स्टेप में हो गया, जो एक ही बार में खत्म, खेल खत्म, दैट इज एलिमेंट्री। कोई जो मल्टीपल स्टेप में हुआ, दैट इज कॉम्प्लेक्स। अब कोई पूछेगा कि हम पहचाने कैसे, कोई आइडिया नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा पहचानने के लिए कि कौन एलिमेंट्री कौन कॉम्प्लेक्स है। जैसे जिसको सब्जी बनाने नहीं आता उसके लिए चावल बनाना भी भैया कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिसको पनीर बनाना उसके लिए वही बात होगा। जिसको पनीर की सब्जी बनाने नहीं आती वो तो बोलेगा क्या है फालतू का काम है, पनीर की सब्जी यूं बन जाता होगा, वो तो बनाने वाला जानता है कैसे बनता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल, तो ये कहानी हो गई अपने पास कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन। बिल्कुल आरिस, ठीक है, पनीर का जो फ्राई किया हुआ दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। तो ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कौन सा कैसे बनेगा ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट उपाय नहीं है। भविष्य में हो सकता है कुछ उपाय मिल जाए, लेकिन अभी आपके पास कोई उपाय नहीं है। अब बात ये आता है कि यार ये तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म आता है, इसको रुक जाओ भी लिखना मत, यहाँ एक बहुत अच्छा सा टर्म आता है और उस चीज पे बात करते हैं जरा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला जो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रुक जाओ, ये वाला जो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इस सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखो, तो इसको देख के अगर आपसे कोई बोले तो आप देख के डेफिनेटली बोल सकते हो इतना सारा सामान यूज किया, ये पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। दिख ही रहा है इतना सारा अपने पास रिएक्टेंट यूज हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। पूछा कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे इसको देखते हुए, बोलोगे अच्छा हमको बता तो नहीं है, हो सकता है कि ऑर्डर जो है इसका ये 1 ये 6 और ये 3 हो, तो 6 3 9 और 1 10 हो, तो इसका ऑर्डर हो सकता है कि 10 हो। बाकी थोड़ी देर पहले से तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि बराबर होता भी है नहीं भी होता है, देख के समझ में आ रहा है रायता फैला हुआ है, 10 ऑर्डर आ रहा है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमको तो देख के तो लगता है कि 10 ऑर्डर है, तो क्या एक्चुअल में रिएक्शन 10th ऑर्डर है? नहीं है। ये एक्चुअल में जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप फटाक से बोलोगे इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ये देखो 2 है तो यहाँ 2 होगा, और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ 2 और 1 है तो 3 होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आप बचपन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, सीधे स्टोइकोमेट्री को पकड़ो और दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही एलिमेंट्री रिएक्शन की खासियत है। क्या खासियत, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बचपन में आप स्टोइकोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया करते थे वो एप्लीकेबल होता है, और वो कब एप्लीकेबल होता है, जब आपके पास रिएक्शन एलिमेंट्री हो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता, और जितने रिएक्शंस आपको बताए जाते थे बचपन में जनरली वो सारे एलिमेंट्री हुआ करते थे, इसलिए आंख बंद करके स्टोइकोमेट्री को फटाफट 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 ऊपर चढ़ा दिया करते थे। ठीक है, सो अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फिर ऑर्डर कैसे पता करें? एलिमेंट्री का तो समझ में आ गया कि अच्छा इसीलिए स्टोइकोमेट्री को हम चढ़ाया करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स का कैसे पता करें? तो कॉम्प्लेक्स का पता करने के लिए फिर वही बात की एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब तो यहाँ बड़ा लोचा ये है कि ये तो मल्टीपल स्टेप में जाता है, ये तो मल्टीपल स्टेप में जाता है, तो हम किस रिएक्शन का ऑर्डर लेंगे? मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो अलग अलग रिएक्शन हो रही है, 10 रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिला है, तो हर रिएक्शन का तो ऑर्डर अलग होगा, तो हम किस रिएक्शन का ऑर्डर लें? ये सारे ऑर्डर को सम कर दें, हमको फाइनल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ये स्टेटमेंट क्या कहता है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो समझो यहाँ पे, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, पता नहीं है स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, and the molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction। समझ में नहीं आया ये molecularity क्या है, नहीं हमको नहीं पता, गया सब तेल लेने। सीधा बात है कि भैया हमको ऑर्डर पता करना है तो हमको सबसे स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ना पड़ेगा, और वहीं से पता चलेगा किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। अभी स्लोएस्ट स्टेप का कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ, अगले क्लास में रिपीट करके फिर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसा था कि किसी को पकड़ा जाए, चलो आरिज को पकड़ते हैं, आरिज ने मुझे लास्ट मैसेज किया तो आरिज को पकड़ते हैं। मान लो आरिज जो है वो चलना स्टार्ट करता है स्टेशन से, छपरा स्टेशन से, जंक्शन से चलना स्टार्ट करता है। छपरा स्टेशन से जब चलना स्टार्ट करता है तो, और इसको छपरा स्टेशन से कहाँ जाना है, तो इसको मान लो जाना है अवंती जाना है, फॉर टाइमिंग इसको अवंती जाना है छपरा स्टेशन से।
ठीक है। अब कहानी कैसी है इस चीज को जरा गौर फरमाना कि स्टेशन से जब चलना स्टार्ट करेगा तो इसको रास्ते में क्या क्या कहानियां मिलने वाली है। यहाँ है छपरा स्टेशन, ठीक है, यहाँ है, तो पहले यहाँ आरीज खड़ा है, ठीक है, यहाँ आरीज खड़ा है, कुछ भारी भरकम सा सामान अपना बैग वैग लेके, चलो ठीक है, और ये है आपके पास स्टेशन, ठीक है, ये स्टेशन वाली जगह है, और यहाँ पे है अवंती जहाँ इसको पहुंचना है, ठीक है। चलो बीच में इसको क्या क्या मिल रहा है, तो देखो ये रोड है और बीच में यहाँ पे इसको पहले एक चौराहा मिला, ये कौन सा चौराहा, दरोगा राय चौक है, ठीक है, तो ये दरोगा राय चौक एक मिला इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो इसको थाना चौक मिला, और फिर आगे बढ़ा तो म्यूनसिपैलिटी चौक मिला। ये 4 चौक को कंप्लीट जब ये पास करेगा तभी जाके वो स्टेशन से अवंती पहुंच पाएगा। अब बात आता है कि उसका वो अवंती कितने तेजी से पहुंचेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अब समझो इस चीज को, किस बात पे डिपेंड करेगा। मान लिया कि ये जो रोड है ये बिल्कुल खाली सा रोड है, बिल्कुल खाली है, तो धड़ाधड़ गाड़ी उड़ाते हुए पहुंच जाएगा। लेकिन कहानी कैसी है, यहां से यहां तक बिल्कुल खाली है, एकदम ग्रीन सिग्नल है, यहां से यहां तक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, मतलब दरोगा राय चौक तक कोई दिक्कत नहीं है, दरोगा राय से थाना चौक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थाना चौक से म्यूनिसिपैलिटी चौक के बीच में रायता फैला हुआ है और यहाँ मस्त वाला जाम लगा हुआ है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी खाली खाली है, कोई समस्या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बताओ आरीज अवंती जो पहुंच रहा है वो कौन से वाले पार्ट पे सबसे अधिक डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी ये पहुंचेगा, किस रेट से पहुंचेगा, कितना जल्दी पहुंचेगा, कितना कम टाइम में पहुंचेगा। ये बताओ कि वो कौन से पार्ट के ट्रेवल पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पार्ट में ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जल्दी पहुंचेगा। मुझे जल्दी से बताओ किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो ए बी पार्ट पे डिपेंड करेगा, बीसी पे, सीडी पे या डीई पे। खूब जाम लगा हुआ है सीडी में, खूब जाम लगा हुआ है सीडी में, मुझे बताओ कि ए बी पे डिपेंड करेगा उसका जल्दी पहुंचना, बीसी पे, डीई पे या सीडी पे। सबको दिख रहा है कि वो सीडी पे डिपेंड करेगा, जाम नहीं खुलेगा तो आरीज नहीं पहुंचेगा। मतलब हमको पता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक तो ये रॉकेट के स्पीड से भाग जाएगा, यहाँ से यहाँ रॉकेट के स्पीड से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तो इसको बहुत स्लो जाना है, और ये जब क्रॉस नहीं करेगा तो सवाल ही नहीं उठता हमको पहुंच पाए। तो बेसिकली वो कितना तेजी से पहुंचेगा वो इस जाम पे डिपेंड करता है। ये जाम जितना कम उतना जल्दी, ये जाम जितना खाली उतना फास्ट, और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही है जिसने आरीज के स्पीड का रेट डिटरमाइन किया, यही वो स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं होता तो आरीज फटाक से पहुंच जाता। और ये कौन सा स्टेप है, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। ये वो जगह है जहां से आरीज सबसे स्लो होके चल रहा है, मतलब जहां सबसे स्लो होके कोई चलता है वही स्टेप हमको ये बताता है कि आपकी स्पीड फाइनली क्या रहेगी, आप कितने टाइम में उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। इसको मैं पनीर वाले एग्जांपल से समझाता हूँ, समझो। मान लो कि आपको 3 स्टेप्स थे, पनीर फ्राई करना, मसाला फ्राई करना, पनीर के साथ सब्जी बनाना। पनीर आप 2 किलो पनीर 10 मिनट में फ्राई कर लिए। मान लो आप 2 किलो पनीर अगर आपको मसाला फ्राइड और पनीर फ्राइड मिल जाए तो उसको बनाने में आपको मान लो 10 मिनट लगते हैं। मसाला फ्राइड मिल जाए, पनीर फ्राइड मिल जाए तो 2 किलो पनीर आप 10 मिनट में बना लोगे। लेकिन बोलता क्या है कि मसाला आपको अगर फ्राई करना है तो आपको फ्राई करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा 2 किलो पनीर के लिए। मुझे बताओ पनीर का सब्जी बनाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम बना, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। 2 घंटा, 2 घंटा से पहले सवाल कहाँ उठता है, 2 घंटा तो पहले मसाला फ्राई करो, उसके बाद का जो कहानी है कि पनीर बनाने में तो 10 मिनट लगता है तो बन जाएगा, फ्राई करने में 10 मिनट लगता है बन जाएगा, 10-10 मिनट या मान लो 1-1 मिनट मान लो, बहुत कम टाइम मान लेता हूँ। 1 मिनट फ्राई करना, 1 मिनट सब्जी बनाना, लेकिन मसाला फ्राई करने में 2 घंटा लगा। मतलब अल्टीमेटली ये तो क्लियर है कि अगर मसाला फ्राई नहीं होगा तो सब्जी नहीं बनेगा, मतलब 2 घंटा तो गया। सो बेसिकली किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, जिस प्रोसेस में सबसे स्लो हो, बाकी और सब सुपर फास्ट होता है। यहाँ 10 मिनट मैंने पनीर का एग्जांपल लिया, रिएक्शन में जिसको फास्ट बोला है ना वो अत्यंत फास्ट है, वो इतना फास्ट है कि उसके लिए टाइम नेग्लिजिबल है। लेकिन जो सबसे स्लो था वो इतना स्लो है कि सब जिंदगी में रायता फैला दिया।
सो यही कहानी है जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे स्लोवेस्ट पे, और जो सबसे स्लोवेस्ट होगा रेट उसी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑर्डर भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि रेट में तो क्या लिखते हो तुम, रिएक्टेंट्स का पावर समथिंग, और पावर क्या होता है, ऑर्डर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें ऑर्डर कहाँ से डिटरमाइन होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है, क्योंकि रेट भी डिपेंड उसी पे करता है, और अगर रेट लॉ लिखोगे तो वहां पे जो पावर आएगा वही तो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बात कर लिया कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन की, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। अगले क्लास में मैं इस एग्जांपल को लेते हुए फिर से आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। बाकी इसको छाप लो, इसके साथ आज की सभा समाप्त। छापो इसको फटाफट से, और जो अभी समझाया अगर उस पर कोई कष्ट नहीं है, उसके अलावे कोई कष्ट है तो पूछ सकते हो। जो अभी समझाया उस पर नहीं, उसके अलावे कोई कष्ट है तो पूछो। मॉलिक्यूलरिटी अभी पढ़ेंगे अगले क्लास में, चिल करो, छापो बस इसको। मॉलिक्यूलरिटी इसमें कहाँ है, इसमें कहीं थोड़ी बताया मॉलिक्यूलरिटी। बिल्कुल तिवारी, जो सबसे स्लो स्टेप लिया उसी पे डिपेंड किया। मतलब आरीज को स्टेशन से अवंती पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो सीधा बात है कि उसको थाना चौक से म्युनिसिपैलिटी चौक में जितना टाइम लगेगा, बाकी और जो टाइम लगता है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, मतलब वो सेकंड्स में पार कर जाएगा, वहां जाकर अटक जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। इसको लिखो, आगे की कहानी अगले क्लास। बोलो, आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। अगर 2 स्टेप स्लो, 2 से कैसे स्लो हो सकता है? 2 स्लो होगा तो उसमें अल्टीमेट स्लो का मतलब क्या हुआ, एक ही स्लो होगा। ये हो सकता है कि हाँ बोल, दोनों प्रोसेस ही इक्वल हुआ तो ये नहीं होगा कभी भी। अगर कभी, अच्छा तू ये कहना चाहता है कि दोनों बराबर स्लो हो गया तो दोनों बराबर स्लो, हाँ ठीक है, दोनों अगर बराबर स्लो हो गया तो किसी एक को ले लो, काम बन जाएगा। और दोनों अगर बराबर स्लो हुआ, दोनों में ऑर्डर भी सेम आएगा। अगर बराबर स्लो हो गया है तो ठीक है, तो किसी एक को ले लो। ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ दोनों इक्वल स्लो होगा तो इक्वल ऑर्डर होगा? ये क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं बाबू, क्योंकि पहली चीज, अगर आपके पास 2 जो स्टेप है अगर बिल्कुल स्लो आ रहा है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर आ भी गया तो सेम टेम्परेचर पे उतने ही मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करे होंगे तभी जाके दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम और दोनों का रेट सेम आएगा। अब ये समझ नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा मॉलिक्यूलरिटी में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर दोनों केस में रेट सेम है या दोनों का स्पीड सेम आ गया, मतलब दोनों का ऑर्डर भी कैसे सेम रहा होगा। ये अगले क्लास में मॉलिक्यूलरिटी के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, जो रेजिस्ट करता है उसी पे डिपेंड करता है, कह सकती है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। अगले क्लास में फिर कहानी कंटिन्यू करेंगे यहीं से। चलो बाय बाय।